क्लास 10th के एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, पहला है जीडीपी। तो पहला सवाल ये उठता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो हम ये जाने कि आखिर में ये सकल घरेलू उत्पाद कहते किसको हैं। देखिए, किसी भी देश की सीमा के अंदर, जैसे ये मान लीजिए आपका देश है, तो इस देश का ये जो सीमा है, ये जो बाउंड्री इसकी है, इस बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष, देखिए भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी इस टाइम पीरियड में जितना भी देश का आय व्यय का लेन देन है, ठीक ना, उन सबका हिसाब किताब होता है। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में देश की सीमा के अंदर, ये जो हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर में ही जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा उनका हम अंतिम मौद्रिक मूल्य निकाल लेंगे। ठीक, चाहे उस वस्तु का उत्पादन देश के नागरिकों के द्वारा हुआ हो या विदेशियों के द्वारा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये उत्पादन हमारे देश के लोगों ने किया है या विदेशियों ने, लेकिन वो हम उत्पादन हमारे देश की सीमा के अंदर होना चाहिए और एक वित्तीय वर्ष के अंदर। तो उसे हम कहते हैं देश का जीडीपी। ठीक, देखिए परिभाषा भी लिखती है कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, चाहे उसका उत्पादन देश के नागरिकों द्वारा किया गया हो या विदेशियों के द्वारा, देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखेंगे टॉपिक। अब देखिए, दूसरा हमारा टॉपिक है कि जीएनपी क्या है। देखिए, पहला टॉपिक हमने देखा कि जीडीपी क्या है। जीडीपी में हमने देखा कि देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा था उसे हम देश का जीडीपी कह रहे थे, चाहे उसका उत्पादन देश का नागरिक करे या बाहर के लोग। अब देखिए, जीएनपी में क्या होता है कि जो देश के अंदर में जो बाहर के लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक ना, उस पैसे को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और जो हमारे देश के लोग बाहर में पैसा कमा रहे हैं, ठीक ना, उस पैसे को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे देश का शुद्ध जो है मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद पता चलेगा, यानी कि हमारे देश के लोगों के द्वारा एक साल में कितना पैसा कमाया जा रहा है। अब इसे हम परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे कि देखिए, एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा, देखिए इसमें विदेश से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो हमारे देश की सीमा के अंदर थे, उनको हमने क्या किया, इसे बाहर कर दिया है। तो देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम और वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, चाहे उसका उत्पादन देश के अंदर किया गया हो या देश के बाहर, वो क्या कहलाता है, जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी समान अर्थ में हम समझे तो जीडीपी जो है वो देश की सीमा को निश्चित करता है, और उसमें जितना भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा, चाहे उसका उत्पादन देश के नागरिकों के द्वारा किया गया हो या विदेशियों के द्वारा, सबका मूल्य जोड़ दीजिएगा तो वो देश का जीडीपी बनेगा। लेकिन जीएनपी में केवल देश के नागरिकों का पैसा शामिल है, चाहे वो देश के सीमा के अंदर कमाए हो या देश के सीमा के बाहर। अब देखिए, एक फार्मूला है कि आखिर में हम जीएनपी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए जीएनपी और जीडीपी दोनों अगर आपको दिया गया है तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या है कि जीडीपी में से हम जो विदेशियों द्वारा जो वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य हमने निकाला, जो विदेशी लोग हमारे देश की सीमा के अंदर पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को हम इसमें से बाहर कर देंगे, अपने देश की सीमा से बाहर कर दिए, और हमारे देश के लोग जो बाहर में पैसा कमा रहे थे उसको हमने ऐड कर दिया, तो उससे क्या निकल जाएगा, जीएनपी। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इन दोनों टॉपिक को समझ लें। जैसे मान लीजिए ये आपकी देश की सीमा है, ठीक, इस देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में मान लीजिए कि टोटल जो पैसे की आमदनी हुई वो है 2 लाख। ठीक, 2 लाख रुपए में, चूंकि 2 लाख में देश के लोग तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी पैसा कमा रही हैं। तो मान के चलिए कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो इसमें कमाई है 50,000 रुपया। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब देश के सीमा के अंदर जो पैसा देश के लोग कमा रहे हैं, लेकिन देश की सीमा के बाहर भी तो हमारी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, अडानी है, चाहे लोग भी बाहर कमा रहे हैं।
तो जो हमारे देश के लोग जो देश के सीमा के बाहर पैसा कमा रहे हैं, मान के चलिए कि जो देश के लोग बाहर कमा रहे हैं, अगर वो टोटल आमदनी है 75,000 रुपया, ठीक, देश के अंदर तो कमा ही रहे हैं, लेकिन देश के बाहर वो कमा रहे हैं कितना, 75,000, ये केवल देश के नागरिक हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन 2 लाख में से, मान लीजिए टोटल जीडीपी 2 लाख था, तो हम इस 2 लाख में से 50,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो बाहर के लोग पैसा कमाए थे। तो हमारे पास कितना बच गया, 1.5 लाख। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने देश के लोग जो बाहर पैसा कमाए थे उसको ऐड कर देंगे, यानी 75,000 रुपया इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, 2,25,000, यानी 2,25,000। तो ये हो गया हमारा जीएनपी। 2,25,000 क्या हो गया, जीएनपी। और ये जो 2 लाख था ये क्या था, जीडीपी। ठीक ना, यानी आप एकदम बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जीडीपी में देश की सीमा के अंदर कमाया हुआ पैसा है, चाहे वो देश के नागरिक कमाए हो या देश बाहर के लोग, लेकिन जीएनपी में केवल देश के नागरिकों का पैसा है, चाहे वो देश की सीमा के अंदर कमाया गया हो या देश की सीमा के बाहर। ठीक, तो ये था हमारा 2 चीज, जीडीपी और जीएनपी। अब देखिए, अब हमारा एक टॉपिक है एनएनपी। क्या वो, एनएनपी, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ लिखा भी है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए एनएनपी क्या है, मान के चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझे कि आपने कोई एक फैक्ट्री लगाई, ठीक, अब उस फैक्ट्री से साल में आपकी आमदनी जो है वो हो गई 1.5 लाख रुपये। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि साल में आपने कितना पैसा कमाया, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, 1.5 लाख। लेकिन हमें ये बताइए कि फैक्ट्री में जो सामान का आपने यूज किया, क्या 1 साल के बाद उन सामानों का रेट उतना ही मिलेगा जितना अभी आपने खरीदा था? ऐसा तो होगा नहीं। मान लीजिए अगर फैक्ट्री लगाने में आपने 5 लाख रुपया लगा दिया, ठीक, तो पता चला कि 1 साल के बाद इसका वैल्यू हो गया 4,50,000। यानी जो 50,000 की जो कमी आ गई, आखिर में ये कहीं ना कहीं आपकी आय में ही तो कमी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हम आमदनी दिखा रहे हैं 1.5 लाख का, ये तो सही आमदनी नहीं हुआ भाई। जब 50,000 हमारे सामान का वैल्यू ही कम हो गया, तो हम उसको इसमें से घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जब 50,000 रुपया घटा दिए तो हमारा बच गया कितना, 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है यही है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी इसमें जो ये मूल्य ह्रास हुआ, यानी 1 साल के अंदर जो वस्तु का मूल्य में गिरावट आई, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और तब जो आमदनी बचेगी इसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, ओके। अब हम लोग अगला अपना टॉपिक देखेंगे। एनएनपी का फार्मूला क्या होगा, एनएनपी मतलब जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास। यानी जो 2 लाख का सामान था, अगर उसका वैल्यू 1 साल के अंदर 50,000 घट गया, तो जो ये 50,000 घटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास। ठीक ना, देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि मूल्य ह्रास क्या है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अचल पूंजी जैसे मशीन, भवन आदि के उपयोग से होने वाली टूट फूट या घिसावट को क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। यानी जब 1 साल आप यूज कीजिएगा तो उसका वैल्यू जो घट जाएगा, तो जो इतना वैल्यू घटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कि बीएमआई क्या है। देखिए बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, ये क्या करता है कि जब इस इंडेक्स से हम किसी का बीएमआई निकालेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि उसके शरीर में वसा की मात्रा कितनी है। वो व्यक्ति जो है अल्प भारित है, बहुत अधिक मोटा हो गया है, या वो सामान्य है। ठीक ना, तो अब ये है कि आखिर में हम बीएमआई निकालेंगे कैसे। तो देखिए बीएमआई निकालने का जो फार्मूला है वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो वजन है, ठीक, उस वजन को हम पहले केजी में निकाल लेंगे। ठीक, उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी लंबाई से। अच्छा, उसकी जो लंबाई होगी वो मीटर में लेना है हमें। ठीक ना, जनरली हम लोग फीट में लंबाई बताते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, मीटर में। और मीटर में लंबाई लेके उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसके हम आपस में भाग देंगे। अब अगर इसका वैल्यू जो है, देखिए जैसे कि 18.5 से कम है, ठीक, तब तो ये माना जाएगा कि वो अल्प पोषित है, यानी कि अभी अल्प भारित है वो आदमी। ठीक है ना, यानी बहुत कमजोर है। अब देखिए 18.5 से अगर 25 के बीच में रहता है इसका वैल्यू अगर बीएमआई का, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सामान्य तौर पे अच्छा है, स्वस्थ है। और अगर 25 से ऊपर जाता है,
तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, यानी वो अभी अति भारित है। ठीक, तो इस तरह से हम बीएमआई निकालते हैं। पहले वजन निकाल लेंगे केजी में, फिर लंबाई ले लेंगे मीटर में और उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और उसके बाद हम अपना बीएमआई निकालेंगे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि शिशु मृत्यु दर हम किसे कहते हैं। शिशु मृत्यु दर, देखिए IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखिए प्रति 1000, अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक ना, 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें अगर 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। मान लीजिए अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया और 1 साल के भीतर अगर मान लीजिए 20 बच्चे मर गए, किसी भी कारण से हो सकते हैं, तो ये जो 20 बच्चे मर गए तो हम शिशु मृत्यु दर कितना बताएंगे, 20, यानी 20। ठीक, यानी कि जब भी शिशु मृत्यु दर निकाला जाएगा 1000 पे ही निकाला जाएगा, इसको ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, साक्षरता दर क्या है। देखिए साक्षरता जो है हम 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बच्चों की उम्र में निकालेंगे हम, ठीक ना। 7 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उसमें साक्षरता दर नहीं निकाला जाएगा। तो साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, ठीक, उसमें कितने बच्चे साक्षर हैं। साक्षर कहने का मतलब जो पढ़ लिख रहे हैं और उसको समझ भी जा रहे हैं, तो उसे हम साक्षर कहते हैं। तो उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। ठीक, हमारा अगला टॉपिक क्या है, जन्म दर। देखिए 1000 व्यक्ति पे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ध्यान रखना है, 1 वर्ष में 1000 व्यक्ति पे जितने बच्चों का जन्म हुआ, मान लीजिए अगर 1000 पे अगर 10 बच्चों का जन्म हुआ तो जन्म दर क्या होगा, 10। ठीक, ये भी 1000 में ही निकाला जाएगा, जैसे शिशु मृत्यु दर 1000 पे निकाला जा रहा था। उसी तरह से देखिए मृत्यु दर यानी कि मोर्टालिटी रेट। देखिए ये भी प्रति वर्ष जो है 1000 व्यक्तियों पे जितने भी लोग मर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृत्यु दर। मान लीजिए अगर 1000 पे 5 लोग मरे तो मृत्यु दर क्या होगी, 5। ठीक ना। तो ये देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। GDP, GNP, NNP, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, जन्म दर, मृत्यु दर। तो इसे आप ठीक से समझ के कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बाय।